बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। हम लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वाला साहब अकलौते थे, ना कोई भाई था और ना बहनें। दादी दादा वफ़ात पा चुके थे। अम्मी ने इनसे पसंद की शादी की थी, इसीलिए ससुराल वाले अम्मी से कता तलक कर चुके थे। करीबी रिश्तेदारों का साथ ना होने के बावजूद अम्मी जान खुश खरम ज़िंदगी गुजार रही थी। इन्हें अपने ख़ानदान से अलग हो जाने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि शौहर की मोहब्बत से दामन भरा हुआ था। वक़्त सदा एक सा नहीं रहता। वाला साहब का अचानक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। इन दिनों हम सारे बहन भाई कम सन थे और स्कूल में पढ़ रहे थे। हम 6 बहन भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी और मैट्रिक की तालबा थी, बाकी छोटी क्लासों में थे। जब मेरी माँ पर बेवा का पहाड़ टूटा तो वो सदमे से निडाल होकर बिस्तर पर पड़ गई। अब मुझको घर देखना था और तालीम भी मुकम्मल करनी थी। इन दिनों मेरी उम्र 16 बरस थी, मगर मैं अपनी हम उम्र लड़कियों से ज़्यादा लगती थी। मुझको घर के हालात और वालदा के दुख का एहसास था। आम लड़कियों से मुख्तलिफ थी। मैं अपनी वालदा को तसल्ली दिया करती थी कि माँ घबराओ नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं, बेटे जैसी हूँ। बस मुझे तालीम मुकम्मल कर लेने दो, फिर सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। माँ को मेरी इस दाद से बहुत सुकून मिलता था। दर हकीकत मेरे सिवा कोई दूसरा इनको तसल्ली देने वाला नहीं था। वो सब समझने लगी थी कि वाकई मेरी ये बेटी घर के दुखों का मदावा बनेगी। मैंने सोच लिया था कि शादी नहीं करूँगी जब तक मेरी भाई कमाने के लायक ना हो जाएंगे। सिर्फ पेट का दोजख ही नहीं भरना था, अपने बहन भाइयों को पढ़ाना भी था। वाला साहब के एक मुखलस दोस्त इससे बड़े वक़्त में बहुत काम आए। मेरे भाई भी छोटे थे, वो अब्बू का स्टोर नहीं चला सकते थे। अंकल वाहद ने वो जनरल स्टोर अच्छे दामों हमसे ख़रीद लिया और अम्मी के नाम बैंक में डलवा दिए। इसी तरह हमारा गुजर होने लगा। जिस साल अब्बू फौत हुए, मैं मैट्रिक का सालाना इम्तहान ना दे सकी, क्योंकि अम्मी ज़हनी परेशानी का शिकार होकर बीमार पड़ गई थी। घरेलू मसाइल और इसके देखभाल करने वाला भी कोई ना था। अंकल वहाब से मैंने ही रब्ता किया, क्योंकि जनरल स्टोर बंद पड़ा था। एक साल ऐसे ही मसाइल समेटने से ज़मीन से आमदनी आना बंद हो गई। ज़मीन पर जो शख्स मुख्तार कार था, वो मालिक बन बैठा। सारी पैदावार खुद रख लेता, इसका मुकाबला कौन करता। इधर से आमदनी का असरा भी जाता रहा। साल बाद दोबारा पर्चियों की तैयारी करके मैंने मैट्रिक का इम्तहान दे दिया। जी चाहता था कि कॉलेज में दाखिला ले लूँ, मगर अभी हालात इजाज़त ना दे रहे थे। पढ़ाई को ना चाहते हुए छोड़ना पड़ा। मुलाजमत की तलाश करना पड़ी, क्योंकि इतना वक्त नहीं था कि पहले मैं फिर भाई अच्छे से तालीम मुकम्मल करें। अच्छा वक्त फौरी तौर पर माशी हालात पर काबू पाने की ज़रूरत थी। 6 माह तक भाग दौड़ करके देख लिया, भला मैट्रिक पास लड़की को कौन मुलाजमत मिलती है। एक सहेली के अब्बू से मुलाजमत के लिए कहा तो उन्होंने मशवरा दिया, बेटी ऐसे मुलाजमत ना मिलेगी, तुम्हारी तालीम कम है, पहले FA कर लो, फिर नर्सिंग ट्रेनिंग ले लो, इसी तरह तुमको किसी अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी। मैंने इनका मशवरा मान लिया तो करके FA पास कर लिया। इसी दौरान अम्मी की तबीयत संभल चुकी थी और वो घर बच्चों की देखभाल करने के काबिल हो गई। FA के बाद मैंने एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्सिंग की क्लास में दाखिला ले लिया, जहां यूनिफॉर्म, रहाइश, खाना और वजीफ़ा भी मिलता था। इसी तरह मेरा कोर्स करना आसान हो गया। जिन दिनों मैंने नर्सिंग कोर्स के दौरान दूसरे साल में थी, मेरी वाकफियत एक डॉक्टर से हो गई। इसका नाम यूसुफ था। डॉक्टर यूसुफ नए नए इस हॉस्पिटल में तैनात हुए थे। ये शख्स पेशावर का रहने वाला था और काफ़ी खूबसूरत था। जब इसके साथ वक्त गुजारना शुरू हुआ तो वो भी मेरे तसव्वुर में रहने लगा। अब मैं ज़्यादा वक्त इसके साथ गुजारने की कोशिश करती। इसकी और मेरी ड्यूटी एक अरसा तक वार्ड में रही। वो जब मुझसे बात करता कहता, आकाश मुझको तुम्हारे जैसी शरीक हयात मिल जाए, तुम बहुत दिलकश हो, मेरा आइडियल हो। इसकी बातें मेरे दिल पर क्यों ना असर करती। मैं एक सीधी सादी और हालात की सताई हुई लड़की थी। मैं अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब देखने लगी। यूसुफ ने मुझे कुछ ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए कि मैं हर दम इसके बारे में सोचने लगी और मेरा दिल नर्सिंग ट्रेनिंग से चाट हो गया। कभी अम्मी जान से कहा करती कि इस वक्त तक शादी ना करूँगी जब तक सारे बहन भाई पढ़ लिख कर अच्छे मुस्तकबिल तक ना पहुँचें। लेकिन अब अम्मी को कहती कि मैं कोर्स मुकम्मल करना नहीं चाहती, नर्सिंग का पेशा मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। अम्मी जान हालात के
बोर में गिर चुकी थी। फिर मैं इनकी औलाद थी। जब अम्मी को बताया कि एक डॉक्टर मुझसे पसंद करता है और शादी के लिए इसरार कर रहा है, तो मेरी खुशी की खातिर अम्मी जान मेरी शादी इस डॉक्टर से करने पर रजामंद हो गई। एक रोज़ डॉक्टर यूसुफ हमारे घर आए और अम्मी से बात की। कहने लगे कि आपको साफ साफ बताकर फिर रिश्ता तलब करूँगा कि आपकी मर्ज़ी, ये कि आपको देखो धोखा नहीं देना चाहता। मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। जब वालदा के सामने इसने ऐसा इंकशाफ किया तो अम्मी सोच में पड़ गई कि सोचकर जवाब दूंगी। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम किस आदमी के चक्कर में पड़ गई हो? वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने चली हो? अम्मी के बाद बात ठीक थी। मुझको डॉक्टर यूसुफ की इस बात से बहुत सदमा हुआ। इसने ये सब कुछ पहले मुझे को क्यों ना बता दिया होता तो कम से कम मैं अम्मी से तो ना कहती। बहरहाल मैंने शादी से मना कर दिया, लेकिन दुख इस कदर हुआ कि बीमार पड़ गई और नर्सिंग का कोर्स भी अधूरा रह गया। जब यूसुफ को पता चला कि मैं बीमार हूँ और नर्सिंग ट्रेनिंग भी छोड़ दी है, तो वो अपनी एक दोस्त के साथ मेरी खैरियत मालूम करने आया। इसका दोस्त बहुत गबरू नौजवान था, एक बिजनेसमैन था। इसका नाम मोहब्बत खान था। ये लोग थोड़ी देर हमारे घर बैठकर चले गए। एक हफ्ते बाद मोहब्बत खान मुझसे रब्ता किया और कहा कि तुम यूसुफ का ख्याल छोड़ दो। वो एक धोखेबाज और झूठा आदमी है। तुम एक अच्छी लड़की हो। अगर चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे घर जाकर देख सकती हो कि मैं गैर शादीशुदा हूँ और बहुत अमीर आदमी हूँ। तुम ऐश करोगे और तुम्हारे घर वालों की भी मदद करूँगा। तुम्हारे सारे 22 सेट हो जाएंगे। मैं तुम लोगों को हालात के भवन से निकाल लूँगा, अपने लिए नहीं लेकिन अपने घर वालों की खातिर। मैंने मोहब्बत खान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। दूसरी बार हमारे घर आया। मुझसे छोटी बहन 10वीं की तालबा थी। मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं हालात की सख्तियाँ सहते हुए मर जाकर रह गई थी, लेकिन अलीना किसी एक कली की तरह थी। जब मोहब्बत खान की इस पर नज़र पड़ी, वो गहरी नज़रों से इसे देखने लगा। मुझे ख्याल आया, अगर मोहब्बत खान मेरे बजाय मेरी बहन से शादी कर ले तो अच्छा होगा। इसी तरह मैं अच्छे छोटे बहन भाइयों के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दूँगी। माँ भी मेरे जाने से तनहा नहीं होगी और छोटी बहन को एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी। वो सेट हो जाएगी और मोहब्बत खान के ज़रिए हमारे कुंबे की मदद कर सकेगी। मैंने मोहब्बत खान की तरफ देखा। इसने जैसे मेरे जहन में आए ख्याल को पढ़ लिया। इसने मेरी वालदा से कहा कि अगर आप बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं देना चाहती तो फिर छोटी का दे दें। इस बार मैंने फ़ौरन इसकी हाँ में हाँ मिलाई। वो बोला, इस बार जब मैं आऊँगा घर वालों को साथ लाऊंगा और वो अंगूठी पहना कर जाएंगे। इसके जाने के बाद अम्मी ने मुझको डांटा, तुम्हें शादी करनी है तो कर लो। मैं हाँ कर देती हूँ, लेकिन अलीना की नहीं करूँगी। इसे मैट्रिक पास तो कर लेने दो। मैंने अम्मी को खूब समझाया, इनको समझा दिया कि मैं मोहब्बत खान से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि इसको मेरा और डॉक्टर यूसुफ का सिलसिला मालूम है। सारी उम्र इसके जहन से ये बात ना निकलेगी। मुमकिन है शादी के बाद वो मुझको यूसुफ से तल्लक के ताने दे और फिर हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अगर वो घर वालों को लाने और अलीना को अपनाने पर राज़ी है तो आपको क्या एतराज़ है? अलीना एक बिजनेसमैन अमीर आदमी की बीवी बन जाएगी। वो पुरलुत्फ़ ज़िंदगी बसर करेगी और आपका एक बोझ भी हल्का हो जाएगा। सोचें ज़रा, क्या इन हालात में कोई दूसरा अच्छा रिश्ता आपकी किसी बेटी के लिए आ सकता है? गर्ज ऐसी बातें करके अम्मी को राज़ी किया। वो बेचारे इस मामले में किसी से मशवरा भी ना ले सकती थी। हमारे इस आसपास कोई दनाई हस्ती ही ना थी। जब घर में मर्द ना हो, औरतों को ही फैसले करने पड़े, फिर ऐसे ही फैसले होते हैं। इस हफ्ते मोहब्बत खान 2 ख़वातीन के हमरा। इसने इनमें से एक औरत को अपनी वालदा और दूसरी को बहन बताया। वो लोग मिठाई और अंगूठी भी लाए थे। अलीना के रिश्ते के लिए हाँ करने में अम्मी से ज़्यादा मैं पेश थी। गर्ज के उन्होंने मोहब्बत खान के नाम की अंगूठी अलीना की उंगली में पहना दी और रस्म करके चले गए। शादी के लिए 1 माह की मुद्दत का असरार किया। जब अम्मी ने
अभी तैयारी करनी है, लड़की के चंद जोड़े कपड़े बनाने हैं। उन्होंने कहा कि हरगिज़ आप किसी किस्म का तकल्लुफ़ नहीं करेंगी, हम खुद जहेज़ भी देंगे और बरी भी बनाएंगे, जेवर भी दोनों तरफ का हम ही चढ़ाएंगे। वालदा खुश हो गई। शादी का तमाम खर्चा लड़के वालों ने अपने ज़िम्मे ले लिया है। जब शादी की तारीख मुकर्रर हुई तो मोहब्बत खान ने बताया कि इनकी एक करीबी अजीज़ की मौत हो गई है, लिहाजा शादी नहायत ही सादगी से हो गई। इसी तरह वो 10 अच्छे जोड़े कपड़े के लाया और जेवरात के 2 सेट भी चढ़ाए। अलीना को नहायत सादगी से ब्याह कर ले गए। एक अहम बात बताती चलूँ कि इस सारे मामले की खबर यूसुफ को ना थी। मोहब्बत खान ने सख्ती से मना कर दिया कि हरगिज़ इसके मालूम ना हो, वरना वो ये शादी ना होने देगा। वो मेरा दोस्त है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। गरीब लोग जानकर वो आप लोगों की इज्जत नहीं करता, वो मुझको भी मना करेगा। इतने गरीबों में रिश्तेदारी मत जोड़ो, डर है शादी में कोई रुकावट ना डाल दे। हमने सादा दिली से मोहब्बत की हर बात का इतबार किया और मैंने डॉक्टर यूसुफ को कुछ ना बताया। बहन की शादी का मैंने राज रखा। यूँ भी मेरा दिल यूसुफ से खफा था, इन दिनों से मिलती भी ना थी। खैर, शादी के बाद ही मोहब्बत खान अलीना को लेकर पेशावर चला गया। वहाँ से अलीना ने 3-4 बार फ़ोन पर बात की और हम सबको इत्मीनान दिलाया कि आप लोग परसकून रहें, मैं यहाँ मोहब्बत बहुत खुश हूँ। वाकई मोहब्बत खान बहुत अमीर आदमी है। हम लोग बहुत जल्द हनीमून के लिए यूरोप जाने वाले हैं। एक हफ्ते के बाद अलीना ने फ़ोन किया कि आज हम रवाना हो रहे हैं हनीमून के लिए और मैं आप लोगों को एयरपोर्ट से फ़ोन कर रही हूँ। वो दिन और आज का दिन, इस वाक़े को 20 बरस गुज़र चुके हैं। आज तक फिर कभी अलीना का फ़ोन ना आया। इसने रब्ता किया, न जाने वो कहाँ चली गई। मोहब्बत खान भी फिर कभी नहीं आया। जब अलीना के जाने के बाद 6 माह तक इससे रब्ता ना हुआ तो मैंने डॉक्टर यूसुफ से रब्ता किया, तमाम अहवाल बताया तो वो परेशान हो गया। इसने कहा कि तुमने मुझको पहले क्यों ना बताया, मैं हरगिज़ तुमको मोहब्बत खान से रिश्तेदारी ना जोड़ने देता। वो हमारे शहर का आदमी ज़रूर है, लेकिन वो एक स्मगलर था, वो अच्छा आदमी ना था। इसने इसी तरह पहले भी 2-3 शादियां की थी। पहले मुझे मालूम ना था कि, लेकिन अब किसी ने बताया है कि वो यूं ही शादियां करता था और फिर इन लड़कियों को दूसरे मुल्कों में फ़रोख्त कर देता था। यूसुफ की ज़बानी ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैं मज़ीद तस्दीक की खातिर इसके पास चली गई। इसने कसम खाकर कहा कि ये क्या है। मोहब्बत खान सिर्फ ज़रूरत के तहत इसके पास आ गया था। वो हॉस्पिटल में अपने किसी अजीज़ का इलाज करवाने आया था। जब मैंने तुम्हारे घर इयादत को आने के लिए तुमसे फ़ोन पर बात कर रहा था, वो पास मौजूद था। इसने फ़ोन पर बात सुनी थी। इसी वक्त मेरे पास गाड़ी ना थी। इसने ऑफ़र कर दी कि चलो मैं अपनी गाड़ी में ले चलता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसके दिल में क्या है। अगर जानता तो तुमसे रिश्तेदारी हो गई तो कभी इसको तुम्हारे घर लेकर ना आता। यूसुफ बेचारा हमारे लिए बहुत दुखी और परेशान हुआ था। इसने मोहब्बत खान का मालूम करने की भरपूर कोशिश की। अस्पताल से छुट्टी लेकर अम्मी जान को हमरा लिया और पेशावर ले गया। वहाँ से बस इतना मालूम हो सका वो अपने मोहल्ले से नकल मुकानी कर गया है। नामालूम कहाँ चला गया है। अम्मी अलीना के गम में रो रो कर अल्लाह को प्यारी हुई। मेरी बहन ऐसी गायब हुई कि फिर इसका पता ना चला कि ज़िंदगी में ज़िंदा भी है या मर गई। मोहब्बत खान लड़कियां बैरून मुल्क जाकर फ़रोख्त करता था। यकीनन इसने मेरी बहन को भी किसी दूर दराज मुकाम पर फ़रोख्त किया होगा। अगर अपने मुल्क में होती तो किसी न किसी तौर पर भी तो रब्ता करती। इतनी मुद्दत इस मामले को गुजर चुकी है कि हम पूरी तरह मायूस हो चुके हैं। अम्मी वफ़ात पा गई है, छोटी बहन की शादी हो गई है, भाई भी पढ़ लिख कर अच्छा कमा रहे हैं। वो अपनी बेवा बच्चों के साथ खुशखरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक मैं हूँ कि जिसको अलीना के गम ने खा लिया है, वक़्त से पहले बूढ़ा कर दिया है। अगर जानती कि मोहब्बत खान एक औरत फ़रोश है तो कभी अपनी मासूम बहन को इसके हवाले ना करती। मैंने मोहब्बत खान से अलीना की शादी ये सोचकर करवाई थी कि वो अमीर आदमी है, हमको गुर्बत से निकाल लेगा, मददगार साबित होगा, शायद मेरे भाइयों को बिज़नेस करा देगा। क्या खबर थी कि क्या अलीना इस सोच की कुर्बान हो जाएगी। सच ही
है कि बुरे हालात खुदा ही बदल सकता है। इंसानों का आसरा एक धोखा होता है और इस धोखे से जितना बच सकते हैं बचें और कभी भी ज़िंदगी में बेटी का रिश्ता किसी लालच में आकर ना करें, वरना बेटी के मरने पर तो सब्र आ जाता है, लेकिन ऐसे गायब हो जाने वाली के लिए पल पल मरोगे, पल पल जियोगे, ना जाने किस हाल में होगी, कहाँ होगी, कितनी दुखी होगी, ज़िंदा भी है या नहीं, या कैसी तकलीफ़ जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।